ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम जो ब्रोंकोम है, स्वसारी गोल्ड है, स्वसारी प्रभाई है, जो अभी स्वामी जी ने पी के भी दिखाया, और जो स्वसारी अबले है, स्वसारी क्वाथ है, ये पूरी जो एक फैमिली है स्वसारी की, उनका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अस्थमा में, अलग अलग लंग की डिजीज़ में, सीओपीडी में, फाइब्रोसिस में, और कैसे ट्रीटमेंट बेनिफिट ले सकते हैं, आज हम उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और आज हम ब्रोंकोम के बारे में देखेंगे और एक बहुत स्पेसिफिक टाइप ऑफ अस्थमा के बारे में देखेंगे। तो जब अस्थमा हो जाता है, जो जिसका एक प्राइमरी कारण ये है कि जो हमारी लंग्स हैं, जो हमारे लंग फंक्शंस हैं, वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। और जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं छोटा सा स्कीमेटिक, जहाँ जो लंग्स को अगर हम गौर से देखें, जो हमारे सीने में दो बड़े बड़े वेंटिलेटर्स हैं जो हवा को हमारे शरीर के अंदर लेके आते हैं और गंदी हवा को बाहर निकालते हैं। तो ये जो लंग्स के अंदर की जो ट्यूब्स हैं, जो एयरवेज हैं, अगर उनका डायमीटर कम हो जाए, उनका व्यास कम हो जाए, तो अंदर हवा जाने में दिक्कत आती है। और ये जो आप कार्टून देख रहे हैं, ये बता रहा है कि अगर ये इसका डायमीटर कम हो रहा है तो वो सूजन की वजह से बढ़ता जा रहा है और वो हवा को अंदर जाने से रोक रहा है। और जो दम घुटने वाली फीलिंग होती है, सांस नहीं आने वाली फीलिंग होती है, वो अस्थमा में इसी वजह से आती है। तो एक ये बहुत कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है, एक कॉम्प्लेक्स श्वसन की बीमारी है, जिसमें वायु मार्ग के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं और जो ब्रोंकस है, जो वायु मार्ग है, उसके अंदर कंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं, मतलब उसे ब्रोंको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है। पूरे दुनिया में लगभग 300 मिलियन लोगों को ये बीमारी है। और इसकी जो कॉमन थेरेपी है, जो लोग बहुत कॉमन यूज़ करना शुरू कर देते हैं, वो होते हैं इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। मतलब जो इनहेलर्स हैं, जो पफ्स हैं, जो फुसफुस हैं, लोग उनका पूरी ज़िंदगी भर यूज़ करते रहते हैं। और उसकी वजह से जो सिकुड़े हुए वायु मार्ग हैं वो थोड़े से फैल जाते हैं, ब्रोंको डायलेशन हो जाता है, तो तुरंत तौर पे कुछ तो राहत मिल जाती है। पर लॉन्ग टर्म में वो भी दवाइयाँ काम करनी बंद कर देती हैं। आप स्टेरॉइड की डोज बढ़ाते जाते हो और कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद, कुछ दशकों के बाद वो दवाइयाँ काम करनी बंद हो जाती हैं। और लगभग 10% ऐसे रोगी हैं जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। उसको हम कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिफ्रैक्टिवनेस, मतलब वहाँ जाके वो दवाई काम नहीं करती है। तो हमने ऐसा ही कुछ किया कि क्यों ना हम कुछ ऐसे मॉडल्स पे काम करें जहाँ स्टेरॉइड काम नहीं कर रहे हैं, कि हम वहाँ पे एलोपैथिक दवा के विकल्प के तौर पे, उसके बेटर कंपोनेंट के तौर पे क्या हम आयुर्वेदिक दवाइयों को देख सकते हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि जहाँ कोई और दवा काम नहीं करती है, वहाँ ब्रोंकोम काम करती है। और ब्रोंकोम के ऊपर हमने बहुत सारे रिसर्च किए थे। पिछली बार हमने देखा था कि अगर हम हाउस डस्ट माइट, जो हमारे घर के हल्की सी बारीक से धूल के अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो आँखों से नहीं दिखाई देते, उनके एक्सट्रैक्ट से अगर हम अस्थमा इंड्यूस करें तो कैसे चेंजेस आते हैं और कैसे ब्रोंकोम उसको रिवर्स करता है। आज हम उसी का अगला वर्जन देखेंगे। और जो अस्थमा के अलग अलग टाइप्स हैं, चाहे वो इस्नोफिलिक अस्थमा हो, चाहे वो नॉन इस्नोफिलिक अस्थमा हो, या फिर न्यूट्रोफिलिक अस्थमा हो, या मिक्स ग्रेनुलोसाइट अस्थमा हो, उनके कौन कौन से हिस्से हैं जहाँ पे ये दवा अच्छे से काम करती है। तो जो सबसे कॉम्प्लेक्स अस्थमा है, इसको ठीक करना बहुत चैलेंजिंग माना जाता है, जहाँ पर स्टेरॉइड काम नहीं करते, वो मिक्स ग्रेनुलोसाइटिक अस्थमा है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि अगर हम अलग अलग एलर्जन को साथ साथ दें तो क्या हम एनिमल मॉडल्स के अंदर इस अस्थमा को इंड्यूस कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या ब्रोंकोम से एक ट्रीटमेंट बेनिफिट के बारे में बात कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें हाउस डस्ट माइट की, हमने बहन जी पिछली बार बात किया था हाउस डस्ट माइट के बारे में, कि जो छोटे माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं, माइट्स हैं, जो आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, वो हमारे घर में लगभग सब जगह होते हैं, चाहे वो कारपेट हो, पर्दा हो, सोफे हो। इसलिए उनको वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स के तौर पर रहते हैं, और जब हम सांस लेते हैं वो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, इसलिए इनको हम एनवायरमेंटल इनहेलेंट कहते हैं। ये एलर्जेंस हैं, हमारे शरीर के अंदर जाके एलर्जी पैदा करते हैं, और वो जो एलर्जी है वो अस्थमा के तौर पर दिखाई देने लगती है। तो ये बहुत कॉमन अस्थमा का एक एलर्जन है। और जो दूसरा एलर्जन है वो आता है फंगस के पाउडर से, फंगस के स्पोर से, बैक्टीरिया के स्पोर से। उसको हम CFA कहते हैं, कंप्लीट फ्रेंट एडजुवेंट। उनको अगर आप देखें तो वो भी एक अलग टाइप का अस्थमा पैदा कर सकते हैं। तो हमने जो स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट किए, हमने इन दोनों को मिलाया। हमने एनिमल्स के अंदर ये दोनों एलर्जेंस इंड्यूस किए, मतलब जो भी
पराकाष्ठा हो सकती थी अस्थमा की, जो सबसे कॉम्प्लेक्स अस्थमा है, उसको हमने इंड्यूस करने का प्रयास किया और देखा कि अगर हम दोनों को एक साथ देते हैं तो क्या ऐसी फिजियोलॉजी बन जाती है, ऐसे फिनोटाइप बन जाते हैं जो ह्यूमन केस में अस्थमेटिक पेशेंट जैसे बन जाते हैं। चाहे वो लंग्स के अंदर के जो डायमीटर है उनका कम होना हो, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो, या फिर म्यूकस का ज़्यादा सिक्रीशन हो, या साइटोकाइंस के जो अलग अलग तूफान आते हैं चाहे वो हो, और चाहे वो जीन एक्सप्रेशन तक की फाइंडिंग हो, उन सब पर क्या इसका ऐसा कोई इम्पैक्ट आता है। तो उसके लिए हमने काम किया और जैसे मैंने कहा कि हमने इसमें ब्रोंकोम को टेस्ट किया, जो हमारी एक बहुत अच्छी औषधि है और लंग फंक्शन के लिए बहुत बिल्कुल अमृत की तरह काम करती है। जिन लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार, हल्के भी, थोड़ी भी दिक्कत से लेके चाहे बड़ी भी दिक्कत हो, उसमें बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। तो हमने एनिमल मॉडल्स डेवलप किए और सबसे पहले चूहों पे काम किया, जिसको हम C57 माइस कहते हैं, जिनके अंदर एलर्जेंस का रिस्पॉन्स अलग तरीके से आता है। उनके अंदर हमने अलग तरीके से इंडक्शंस दिए। एक तो हमने दिया इनको CDM मतलब हाउस डस्ट माइट, और थोड़ा सा दिया हमने इनको CFA जो दूसरा एलर्जन है जो माइको टॉक्सिन के तौर पर आता है। और इन सबको देने के बाद हमने इनकी लंग फंक्शंस नापे और उसके साथ साथ ये भी देखा कि कितना हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस इनके अंदर आ रहा है, और जब हम इनको ट्रीट करते हैं ब्रोंकोम के साथ तब कैसा रेस्पॉन्स है, और कभी हम इनको ट्रीट कर रहे हैं डेक्सामेथासोन के साथ जो एक बड़ा स्टेरॉइड है, उसका कैसा रेस्पॉन्स है। इसमें बहन जी हमने काम बड़ा अच्छा किया। हमने जानबूझ के स्टेरॉइड की ज़्यादा मात्रा दी। जो नॉर्मल मात्रा हम देते हैं लगभग 1 मिलीग्राम पर केजी, हम इसमें लगभग 2.5 गुना ज़्यादा तक गए और देखा कि अगर आप स्टेरॉइड को 2.5 गुना भी ज़्यादा दो तो ट्रीटमेंट बेनिफिट कितने आते हैं। क्या वो स्टेरॉइड और अच्छे तरीके से काम करता है, या फिर ये ऐसे मॉडल है जिसमें स्टेरॉइड भी शायद काम ना करता हो और ज़्यादा मात्रा देने से क्या कुछ बेनिफिट मिलता है। तो इसमें जो एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग थे वो बहन जी बहुत ही ज़बरदस्त आए थे। हमने पाया जहाँ पर स्टेरॉइड भी काम नहीं कर रहे थे, स्टेरॉइड की 2.5 गुना मात्रा भी काम नहीं कर रही थी, वहाँ पर ब्रोंकोम काम करता है। और ब्रोंकोम की हमें ऐसी एफिकेसी दिखाई देती है जो ये बताती है कि ऐसे क्लिनिकल कंडीशंस में, ऐसे प्री क्लिनिकल कंडीशंस में जहाँ पे हम बहुत कॉम्प्लेक्स अस्थमा को देख रहे हैं, हम उसको ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं और होने से भी रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इसका डेटा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उसकी डिटेल केमिस्ट्री से कि ये जो ब्रोंकोम है इसके अंदर नेचुरली पैक्ड कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, नेचर ने इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड पैक किए हुए हैं। और ये जो आपको इतनी सुंदर कुछ पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई दे रही हैं, ये एक एक पीक एक एक कंपाउंड के बारे में है। और ये जो बैंड्स है ये बता रहे हैं कि इसके अंदर कितने सारे कंपाउंड किस किस मात्रा में है। ये HPTLC का डेटा है जो हमें बताता है कि नेचुरली पैक्ड काफ़ी अच्छे कंपाउंड ब्रोंकोम के अंदर पाए जाते हैं। अब फिर उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स की। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्लाइड है लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त डेटा है। आप देखेंगे यहाँ हम देख रहे हैं कि एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस मतलब हमारा जो वायु मार्ग है उसका रिस्पॉन्स कहता है अगर वहाँ पे एलर्जेंस इंड्यूस किए जाएं। तो आप देखेंगे ये जो नॉर्मल एनिमल्स हैं जिनके अंदर हमने कोई बीमारी इंड्यूस नहीं की थी, उनका रिस्पॉन्स लगभग ऐसा है जहाँ मेरा कर्सर है, ये जो नीले रंग की लाइन है। और जब ऐसे एनिमल जिनके अंदर हमने दो एलर्जेंस दिए थे, एक बहुत ही हाई एंड अस्थमा इंड्यूस किया था, तो वो देखें वो ये लाल रंग की लाइन है जहाँ मेरा भी कर्सर है, ये डिजीज़ वाली फिनोटाइप है। तो ये नॉर्मल एनिमल हैं जो स्वस्थ हैं, ये लाल वाले वो हैं जो बीमार हैं। और आप देखें उसके बाद हमने जो ट्रीटमेंट देने शुरू किए थे 4 अलग अलग डोज के ब्रोंकोम के 60, 200, 600 और 1200 मिलीग्राम पर केजी तक। तो आप देखें जैसे जैसे हम मात्रा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये जो रेस्पॉन्स एक बीमारी की वजह से आ रहा था वो बिल्कुल नॉर्मलिटी की तरफ आना शुरू हो जाता है। वो डोज डिपेंडेंट भी है और वो टाइम डिपेंडेंट भी है। और अलग अलग तरीके से आप देखें, अगर आप इसको सिर्फ यहाँ क्वांटिफाई करें तो आपको ये वाला ग्राफ दिखाई देगा। ये डिजीज एनिमल का चेंजेस था। ये आप देखिए ब्रोंकोम से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई दे रही है, 78% तक रिकवरी दिखाई दे रही है। और जहाँ आप देख रहे हैं डेक्सामेथासोन जो एक बड़ा स्टेरॉइड है जिसकी हमने 2.5 गुना तक ज़्यादा डोज दी थी, वहाँ उसका रेस्पॉन्स लगभग 40% ही रिकवरी के तौर पर दिखाई देता है। जहाँ मैं क्लियरली बताता है कि इस एक्सपेरिमेंटल मॉडल में जहाँ ब्रोंकोम की एक अच्छी मात्रा, एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें दे रहा है, वहाँ पर स्टेरॉइड की 2.5 गुना मात्रा भी वैसा रिस्पॉन्स नहीं दी जा रही है। पर यहाँ तो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि ब्रोंकोम इन स्टेरॉइडल चेंजेस को भी अच्छे तरीके से बीट करता है।
इसको हम क्वांटिफाई करके देखें, जहाँ आप सिर्फ बात करें हाउस डस्ट माइट अलोन की, जहाँ देखेंगे डेक्सामेथासोन का एक अच्छा रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा था, पर जब हम 2 एलर्जन साथ दे रहे हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का अस्थमा इंड्यूस कर रहे हैं, तो स्टेरॉइड का रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन ब्रोंकोम का रिस्पॉन्स लगभग पहले जितना ही बरकरार था, और ये बता रहा था कि ब्रोंकोम किस तरीके से इस बीमारी के जो रूट कॉज है उसको मॉडिफाई कर सकता है। अब हम इसके बाद जब देखते हैं अस्थमा के केस में, जो एक बड़े पैरामीटर्स होते हैं कि हमारे लंग्स के अंदर कौन कौन से इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, कौन कौन से सेल्स हैं जिनकी वजह से सूजन आती है, वो आए हुए हैं। तो अगर आप इन एनिमल्स के लंग्स के सेल्स को आइसोलेट करें, एक थोड़ा सा लिक्विड भेज के उसको कलेक्ट करें, जिसको हम कहते हैं ब्रोंको एल्वेओलर लवाज, BALF, और आप उसको देखें तो आप देखेंगे कि डिजीज़ कंडीशन में बीमारी की वजह से लंग्स के सर्कुलेटरी सेल्स का पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाता है। ये नॉर्मल सिचुएशन है, ये डिजीज सिचुएशन है, और आप देखेंगे आप जैसे जैसे ब्रोंकोम को ट्रीट करते हैं वैसे वैसे इन सेल्स का लेवल भी कम होना शुरू हो जाता है। और जो लोग अस्थमा के बारे में थोड़ा जानते हैं, या घर में जिसको किसी को अस्थमा है, वो इसको ये भी जानते हैं कि जब भी इन रोगियों का ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उनके रक्त के अंदर ईस्नोफिल के नंबर बढ़ जाते हैं, इसको हम ईस्नोफिलिया भी कहते हैं। वैसा पैरामीटर यहाँ भी दिखाई देता है। और बहन जी आप देख रहे हैं कि जो ईस्नोफिल का लेवल है जो बढ़ा हुआ था, वो भी ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली नॉर्मलाइज होकर लगभग वहीं आ गया, जैसा कि नॉर्मली नेचुरली इन एनिमल्स के अंदर होना चाहिए था। न्यूट्रोफिल्स के केस में भी हमें ऐसा देखने को पड़ा कि जो न्यूट्रोफिल्स का लेवल था, जो और टाइप के WBCs हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करते हैं, उनका भी हमने देखा तो लेवल सही लगभग नॉर्मल वैसा हो गया जैसा कि होना चाहिए था। अब उसके बाद फिर आते हैं इनके हिस्टो आर्किटेक्चर पे, मतलब कि हिस्टोपैथोलॉजी पे, कि अगर हम लंग्स को आइसोलेट करके देखें कि कैसे कैसे चेंजेस बीमारी की वजह से पैदा हुए हैं, तो अगर वो देखें तो वो हम यहाँ देख रहे हैं। ये नॉर्मल माइस के लंग्स हैं जिनको हमने सेक्शन करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखा है। ये जो गोल गोल 2 स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एयरवेज हैं। समझिए कि इसमें एक वर्टिकल पाइप की तरह यहाँ से हवा जाती है, और ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं एल्वेओलाई, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। मतलब हवा हमारे शरीर में आने जाने का रास्ता वो ये रहा, ये वो पाइप्स हैं, और इस जगह वो गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये नॉर्मल सिचुएशन है जैसा कि नेचर ने, भगवान ने, प्रकृति ने इनको बनाया हुआ है, और ये वो सिचुएशन है जहाँ पे हमने बीमारी इंड्यूस की है। तो आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्लेमेशन दिख रहा है, सूजन दिखाई दे रही है, नए नए सेल्स यहाँ माइग्रेट हो गए हैं। अस्थमा का जो बड़ा कारण है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे जो पूरा एयरवे था उसका डायमीटर कम हो गया, और दुनिया भर का जमा वाला सेल्स का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए ये नॉर्मल कंडीशन है, ये डिजीज़ कंडीशन है, बीमारी वाली कंडीशंस हैं, और ये 4 अलग अलग डोजेज हैं ब्रोंकोम की। एक जो जानबूझ के बहुत कम मात्रा दी गई थी ताकि ये बताएं कि अगर आप सही मात्रा में दवा नहीं खाते तो शायद इम्पैक्ट ना आते हो। ये ह्यूमन डोज का लगभग 5 गुना कम मात्रा है, ये थोड़ी सी और ज़्यादा है। और ये बहन जी आप देखिए सही डोजेज हैं। जैसे जैसे हम ब्रोंकोम की सही डोज की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे आप देखें सूजन वाली सिचुएशन कम हो जाती है, और जो एल्वेओलाई पहले ख़राब हो गए थे, जो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, वो वापस यहाँ साफ साफ दिखाई देते हैं। और हम अच्छे से ये देख लेते हैं कि ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से जो हिस्टोलॉजिकल चेंजेस थे, जो ख़राब हो गए थे, वो रिवर्स होने शुरू हो जाते हैं। और जो अच्छे प्रोटेक्शन की बात है वो हमें यहाँ दिखाई देती है कि चाहे वो पेरी ब्रोंकुलर चेंजेस हों या फिर पेरी वैस्कुलर चेंजेस हों, दोनों इन्फ्लेमेशन भी ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से ठीक होने शुरू हो जाते हैं। अब अस्थमा के केस में जो एक और बड़ी बात है वो है कि जो म्यूकस है वो हमारे लंग्स के अंदर ज़्यादा भर जाता है। जब हमें छींक आती है, खांसी आती है, जुकाम आता है, तो नाक बहने लगती है। वो एक म्यूकस है जो नाक से बाहर आ रहा होता है, लेकिन लंग्स के अंदर खूब सारा भरा हुआ होता है। वो एक एक्चुअली इम्यून रिस्पॉन्स भी है हमारे शरीर का कि अगर कुछ नाक में, कुछ हमारे लंग्स में भरा हुआ है तो वो बाहर निकल आए। लेकिन अगर ज़्यादा वो भर जाए तो वायु मार्ग उसकी वजह से भी अवरुद्ध हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ आने लगती है। तो हमने बहन जी वो भी देखा और ये देखने का प्रयास किया कि अस्थमा के केस में ऐसे सेल्स जो म्यूकस को बनाते हैं उनकी क्या हालत है।
उन सेल्स को हम बहन जी गॉबलेट सेल्स कहते हैं। गॉबलेट सेल्स नाम सुनने में बड़ा अच्छा है, बहुत गब्दू गब्दू सेल्स होती हैं ये भी। तो ये जो गॉबलेट सेल्स हैं ये आप देखिए यहाँ पे पर्पल कलर की स्टेनिंग में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ मेरा अभी कर्सर है। ये नॉर्मल सिचुएशन के हैं, ये डिजीज सिचुएशन के हैं। और आप देखिए पूरे एयरवे के अंदर ये गॉबलेट सेल्स का लेवल बढ़ा हुआ है, जिसको हम गॉबलेट सेल्स मेटाप्लाजिया कहते हैं। इसको अगर थोड़ा बड़ा करके देखें तो हमें और अच्छे से दिखाई देगा। ये नॉर्मल सिचुएशन, ये डिजीज सिचुएशन। और जब आप इसको ट्रीट कर रहे हैं डेक्सामेथासोन से तो थोड़ी रिकवरी तो है, लेकिन जब आप ट्रीट कर रहे हैं ब्रोंकोम के साथ तो आप देखेंगे डोज डिपेंडेंट तरीके से रिवर्सल होता दिखाई दे रहा है। और इस डोज पर जाकर तो देखिए इसमें और नॉर्मल एनिमल के अंदर कैसा भी कोई भी आप अंतर महसूस या देख नहीं सकते हैं, जो ये बताता है कि ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से जो एचडीएम इंड्यूस गॉबलेट सेल मेटाप्लाजिया था वो भी ठीक होना शुरू हो गया था। और अगर ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे के और कारक क्या हैं, तो उन सब के कारक अलग अलग टाइप के साइटोकाइंस होते हैं। ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे शरीर में एक सेल से लेकर दूसरे सेल तक सिग्नलिंग का काम करते हैं। तो उन साइटोकाइन का लेवल भी अगर हम देखें, चाहे वो इंटरल्यूकिन 4 हो या इंटरल्यूकिन 5 हो, और वो हमने देखा कि वो साइटोकाइन बाल फ्लूइड के अंदर, जो हमने लंग से फ्लूइड निकाला था उसके अंदर देखें तो वो दोनों बड़े हुए दिखाई देते हैं। और जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं ब्रोंकोम से, तो ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली नॉर्मलाइज होने शुरू हो जाते हैं और क्लियरली बताते हैं कि ब्रोंकोम अच्छे तरीके से कैसे इन सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। और जो और भी हम साइटोकाइंस देखते हैं वो हैं TNF अल्फा, IL-6 और IL-1 बीटा, जो जनरली जिनके बारे में हम काफ़ी बात करते रहते हैं। और आप देखेंगे बहन जी इनका लेवल भी लगभग हर एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर का लेवल भी ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। जैसे पूज स्वामी जी, पूज आचार्य जी हर बार बताते हैं हमें कि हमारी जितनी दवाइयां हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन को, सूजन को कम करती हैं। उसका साक्ष्य, उसका प्रमाण अभी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये जो इन्फ्लेमेशन के बड़े मार्कर हैं वो भी इसी ट्रीटमेंट की वजह से ठीक होने शुरू हो जाते हैं। और इनके पीछे का जो एक और लेवल का विज्ञान है वो है mRNA एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन, कि सेल्स के अंदर किस टाइप के जीन्स हैं जो इन साइटोकाइन के लेवल को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। तो आप देखेंगे हम mRNA लेवल पे भी जाकर देखें तो ये तीनों साइटोकाइन, उनके mRNA जीन एक्सप्रेशन भी ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से बराबर हो गए थे। और बहन जी जब पूरे फाइंडिंग को लेके हम एक बड़े जर्नल के पास गए जिसका नाम है मॉलिक्यूलर मेडिसिन, ये पब्लिश किया और ये बताया कि अगर हम एक मिक्स ग्रेनुलोसाइट अस्थमा की बात करें जहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड काम नहीं करते हैं, ब्रोंकोम उस सिचुएशन में एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस को ठीक करता है, इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है, और जो एयरवे रीमॉडलिंग की बात है उसको भी डोज डिपेंडेंट सेफ तरीके से कंट्रोल कर लेता है। तो ये फाइंडिंग ऐसी हैं कि जहाँ सिंथेटिक वर्ल्ड की बड़ी दवाएं जैसे कि स्टेरॉइड्स हैं, जब वो काम करना बंद कर देते हैं तो आयुर्वेदिक औषधियाँ अच्छे तरीके से हमारे लंग फंक्शन को रेगुलेट और कंट्रोल कर सकती हैं। ये ऐसी वाली बात है जिसके लिए बहन जी मैं बहुत ज़ोर से ताली बजा लेनी चाहिए। सच पूछिए हमारी साइंटिस्ट की टीम को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हमें कुछ ऐसे रिजल्ट दिखाई देंगे। ये बहुत आश्चर्यजनक, बहुत ही अद्भुत फाइंडिंग्स थी। और जब हम इनको लेके एक बड़े जर्नल के पास गए तो उनके रिव्यूअर्स, उनके एडिटर्स, वो भी काफ़ी आश्चर्यचकित थे। उनके पास बहुत सारे प्रश्न थे, पर लेकिन हर प्रश्न का जवाब हमारे पास था। हर एक डेटा का जो डेप्थ था, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत अच्छी थी। और फाइनली इस बड़े जर्नल में, जो एक नेचर पब्लिकेशन का जर्नल है, इसमें ये पब्लिश हुआ और हमारी टीम बहुत एक्साइटेड है। ब्रोंकोम या स्वसारी गोल्ड दोनों उस तरीके से हमारे लंग फंक्शन को अच्छा रखते हैं और किसी भी एडवर्स इफेक्ट से जल्दी बाहर आने में हेल्प करते हैं।